नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 35 और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 34 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर करते रहिए साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है सिफारिश जो है ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए, हिंदी, अरबी, तुर्की या फिर फारसी। क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर? हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द जो है दोस्तों ये किस भाषा का है? हिंदी का है, अरबी का है, तुर्की का है या फिर फारसी का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिफारिश जो है आपका अरबी शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, अरबी शब्द है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अरबी भाषा के शब्द आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द हो गया, तुर्की भाषा के शब्द हो गया, ठीक है, साथ ही साथ फारसी भाषा के शब्द हो गया, फ्रेंच भाषा के शब्द हो गया। दोस्तों ये अक्सर जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द जो है आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं, जैसे आपका अदालत। ठीक है, अदालत। ठीक है, अदालत हो गया। अदालत के साथ साथ किताब जो है, किताब कैसा शब्द है? किताब भी आपका अरबी शब्द है। ठीक है, दुनिया। ठीक है, दुनिया भी आपका क्या है? अरबी शब्द है, दुनिया हो गया। ठीक है, मौसम हो गया, मौसम भी जो है आपका कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों फकीर, फकीर कैसा शब्द है? ये भी आपका अरबी शब्द है। ठीक है, फकीर हो गया। किस्मत कहते हैं ना, किस्मत, किस्मत भी आपका क्या है? ये भी आपका कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है, किस्मत। साथ ही साथ दोस्तों मदद हो गया, मदद भी कैसा शब्द है आपका? अरबी शब्द है। ठीक है, मदद हो गया। मदद के साथ साथ इलाज हो गया। ठीक है, इलाज भी कैसा शब्द है? ये भी आपका अरबी शब्द है। ठीक है, खबर। ठीक है, खबर, खबर भी कैसा शब्द है? ये भी आपका अरबी शब्द है। ठीक है, तो अरबी भाषा के शब्द आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से एक बार आपने देख लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अरबी शब्दों के साथ साथ हमारा आंसर हो जाएगा अरबी। इसके साथ साथ दोस्तों तुर्की भाषा के और फारसी भाषा के शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द जो है आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं तुर्की भाषा के शब्द होते हैं? जैसे आपका चाकू हो गया। ठीक है, चाकू हो गया। ठीक है, चाकू के साथ साथ कैंची हो गया। ठीक है, चाकू, कैंची, बारूद। ठीक है, बारूद हो गया। बारूद के साथ साथ आपका बेगम। ठीक है, बेगम कैसा शब्द है? ये भी आपका कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, बेगम के साथ साथ दरोगा हो गया। ठीक है, दरोगा भी आपका कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, दरोगा हो गया। चम्मच हो गया, चम्मच, ये भी आपका कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका फारसी शब्द पूछे जाते हैं, तो फारसी शब्द याद रखेंगे। फारसी शब्द कौन कौन से हैं फारसी भाषा के? जैसे आपका चश्मा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है चश्मा जो है किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चश्मा हो गया। सरकार हो गया। ठीक है, सरकार, सरकार भी आपका फारसी शब्द है। ठीक है, सरकार हो गया। बाजार हो गया। ठीक है, बाजार कैसा शब्द है? फारसी है। ठीक है, बाजार हो गया। जानवर हो गया। ठीक है, जानवर, जानवर के साथ साथ और क्या होते हैं फारसी शब्द? बताइए। जैसे आपका आवारा जो है, आवारा भी कैसा शब्द है आपका? फारसी शब्द है। ठीक है, आवारा। ठीक है, आवारा के साथ साथ नमक। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका नमक कैसा शब्द है? नमक भी आपका फारसी है। ठीक है, नमक हो गया। बुखार हो गया। ठीक है,
बुखार कैसा शब्द है आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किस भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान रखना है, अरबी, तुर्की, फारसी और फ्रेंच भाषा के शब्द पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिफारिश कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है, आपको बता रहे हैं जमीन पक रही है। ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर नरेश मेहता। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जमीन पक रही है दोस्तों, ये कविता संग्रह है, ठीक है। किसका कविता संग्रह है ये आपको पूछा गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जमीन पक रही है दोस्तों, ये कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जमीन पक रही है ये किसका कविता संग्रह है, ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, केदारनाथ सिंह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। केदारनाथ सिंह दोस्तों आप जानती हैं, इनका जीवन काल आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1934 में, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2018 में, ठीक है। ये इनका जीवन काल है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो जमीन पक रही है दोस्तों ये क्या है, कविता संग्रह है, और साथ ही साथ पूछा जा सकता है ये कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है प्रकाशित कब हुआ था, ये कविता संग्रह जमीन पक रही है ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1980 में, 1980 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है जमीन पक रही है कब कब प्रकाशित हुई, ठीक है। तो 1980 में प्रकाशित हुई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको केदारनाथ सिंह से इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे आपका केदारनाथ सिंह की आप प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रमुख रचनाओं में अभी, बिल्कुल अभी, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, अभी, बिल्कुल अभी, ठीक है। अभी, बिल्कुल अभी जो है ये इनकी रचना है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ इनकी रचना पूछी जाती है यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से देखो किसकी रचना आपको पूछा जाएगा, यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ कर लेंगे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। दूसरा आपने देखा यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है और क्या रचनाएं हैं इनकी, अकाल में सारस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों केदारनाथ सिंह का, ठीक है। अकाल में सारस, ध्यान रखेंगे, अकाल में पूछा जाएगा आपको, अकाल में सारस किसकी रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अकाल में सारस जो है ये किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक रचना है सृष्टि पर पहरा, ठीक है, सृष्टि पर, ठीक है, कौन सी रचना है, सृष्टि पर पहरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनकी रचनाएं याद रखनी है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है केदारनाथ सिंह को जो है अकाल में सारस के लिए क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 1989 में मिला, ठीक है। 1989 में केदारनाथ सिंह को दोस्तों अकाल में सारस के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो केदारनाथ सिंह को जो है कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ और साहित्य, ठीक है। ज्ञानपीठ जो है कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, कब मिला था, 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे केदारनाथ सिंह को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, याद रखेंगे 2013 में मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो वो मिला आपका साहित्य अकादमी अवार्ड,
ये कब मिला? ये मिला 1989 में। ठीक है, किसके लिए मिला अगर पूछा जाएगा तो अकाल में सारस के लिए मिला है। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक, अकाल में सारस के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1989 में। ठीक है, सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आंसर करना है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विकृत अव्यय, कारक, या फिर संबंध सूचक, या फिर क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर भी कमेंट में जरूर करें। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कारक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाक्य में दोस्तों आपने देखा होगा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया की साथ साथ जो है दोस्तों साथ जो है सीधा संबंध जो बताते हैं, उन बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, और कारक कितने होते हैं टोटल? कारक होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से 8 जो है कारक दोस्तों होते हैं। कौन कौन से 8 होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखेंगे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के साथ जो है सीधा संबंध बताने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कारक कितने होते हैं? कारक के भेद आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे 8। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्म हो गया, सॉरी कर्ता हो गया सबसे पहले। ठीक, देखिए कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक, पहले याद रखेंगे। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका कर्ता, उसके बाद आपका दूसरा कारक हो गया कर्म कारक। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कर्म के बाद करण कारक। ठीक है, करण कारक के बाद आपका कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान के बाद कौन सा आता है? संप्रदान के बाद आपका अपादान कारक आता है, अपादान। ठीक है, अपादान के बाद कौन सा कारक आता है? संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। और संबंध कारक के बाद कौन सा कारक आता है? अधिकरण। ठीक है, संबंध के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद कौन सा कारक आता है? अधिकरण के बाद आता है आपका क्या आता है? संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। तो ये 8 कारक होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। आपको पूछा जाएगा कि कारक के कितने मुख्य भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो 8 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और 8 के 8 दोस्तों आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है, मैंने पहले भी इसको डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, कारक जो है आपका, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको सारे जो है यहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? ठीक है, आपको बताना है किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद जो है भारत में सबसे बड़े लोकनायक जो है तुलसीदास थे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, विलियम जोन्स, जॉर्ज गियर्सन, विलियम कैरी, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर किसने कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक जो हैं तुलसीदास थे? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला एक कथन है दोस्तों, आपको बताना है ये कथन किसका है। देखिए कथन क्या है। कथन है दोस्तों, न खास हिंदी न खास उर्दू, जवाब गोया मिली जुली हो। ठीक है, तो ये कथन किसका है आपको बताना है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवाब गोया मिली जुली हो। तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, या फिर जॉर्ज गियर्सन का है, या फिर आपका राजा लक्ष्मण सिंह का है? तो क्या हो गया यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न खास हिंदी न खास उर्दू, जवाब गोया मिली जुली हो। दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था कि भाषा को जो है दोस्तों, ठीक है, जो भाषा है इसको जो है क्या होना चाहिए? भाषा को सरलता और
ध्यान रखेंगे। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने माना है कि भाषा को सरलता और आम बोलचाल, ठीक है, आम बोलचाल की शैली में होना चाहिए, यानी कि आम बोलचाल की शैली, यानी कि भाषा जो है सरलता और आम बोलचाल, तो सरलता और आम बोलचाल से मिली जुली होनी चाहिए, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, शिव प्रसाद सितारे हिंद से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि जो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जवाब गोया मिली जुली हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि न हिंदी हो, ठीक है, न भाषा, न उर्दू हो, लेकिन कैसी हो, सरलता और, यानी कि भाषा को सरल और आम बोलचाल की शैली में होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए, इन्होंने कहा था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको शिव प्रसाद सितारे हिंद से पूछा जा सकता है इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे आपका मानव धर्मसार आपको पूछ लिया जाएगा, मानव धर्मसार। ठीक है, मानव धर्मसार रचना जो है किसकी है, आपको पूछा जा सकता है, तो ये दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों, क्या है, राजा भोज का सपना, ये तो पढ़ा होगा आपने, राजा भोज का सपना, ये कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। राजा भोज का सपना जो है, ये जो है आपका किसका जो है, किसकी रचना है, आपको पूछी जा सकती है, तो किसकी रचना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है दोस्तों, राजा भोज का सपना। ठीक है, साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा बेताल पच्चीसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ठीक है, बेताल पच्चीसी। ठीक है, बेताल पच्चीसी आपको पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इनकी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और है इतिहास तिमिर नाशक। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, इतिहास तिमिर नाशक, तिमिर नाशक। ठीक है, इतिहास तिमिर नाशक, ये भी जो रचना किसकी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपने आंसर करना है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का कैदी और कोकिला जो है, ये रचना दोस्तों किसकी है, पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का कैदी और कोकिला जो है, ये रचना किसकी है, आपको पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, पहले भी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैदी और कोकिला जो रचना है, ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी से दोस्तों इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो है इनकी रचनाएं हैं, जैसे आपका हिम कृतनी। ठीक है, कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा, हिम कृतनी किसकी रचना है, हिम कृतनी, कृतनी। ठीक है, हिम कृतनी, तो हिम कृतनी जो है किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये रचना है आपका माखनलाल चतुर्वेदी की। इसके साथ साथ हिम कृतनी के साथ साथ याद रखेंगे हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी भी इन्हीं की रचना है, हिम हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है, तो ये भी जो है रचना किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों युग चरण इनकी एक रचना है। ठीक है, युग चरण। ठीक है, युग चरण जो है इनकी एक रचना है दोस्तों। ठीक है, माखनलाल की। साथ ही साथ दोस्तों और अदर जो है इनकी जो रचना है वो भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक इनकी रचना है दोस्तों, साहित्य के देवता। ठीक है, साहित्य के, ठीक है, साहित्य के देवता। ठीक है, आपको पूछा जाएगा साहित्य के देवता किसकी रचना है, तो ये भी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा समय के पाँव किसकी रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे समय के पाँव, समय के पाँव जो है ये किसकी रचना है, समय के पाँव। तो ध्यान रखेंगे ये रचना भी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों माता भी इनकी एक रचना है, ध्यान रखेंगे माता। ठीक, ये भी इनकी एक रचना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इनका दोस्तों एक निबंध संग्रह है, अमीर इरादे गरीब इरादे, आपने पढ़ा होगा तो इसको नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किटनी, हिम तरंगिणी, ठीक है, युग चरण, समय के पाँव, साहित्य के देवता और माता। ठीक है, इसके साथ साथ एक निबंध संग्रह आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी का, इम्पोर्टेंट है, अमीर इरादे गरीब इरादे। ठीक है, क्या है, अमीर इरादे, ठीक है, अमीर इरादे और अमीर इरादे गरीब इरादे, गरीब इरादे। तो ये क्या है इनका, माखनलाल चतुर्वेदी का दोस्तों ये क्या है, निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है, निबंध संग्रह, ध्यान रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है। और ये आया था इनका दोस्तों 1950 में। ठीक है, 1950 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमीर इरादे गरीब इरादे जो है ये किसका निबंध संग्रह है, पूछ लिया जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो सारे जो है दोस्तों इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में कहा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। दोस्तों ये कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है किसने किसके बारे में कहा है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है। ठीक है, कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, कूपन शब्द जो है किस भाषा का है, अभी बताना है आपको। ठीक है, जर्मन भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है, या फिर अंग्रेजी भाषा का है। चलिए आंसर कीजिए इसको। कूपन शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। चलिए, अभी मैंने ऊपर बताए थे आपको, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था जो, जिसमें मैंने आपको अरबी भाषा के शब्द बताए। ठीक है, और तुर्की भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है कूपन शब्द जो है ये किस भाषा का है। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रेंच है दोस्तों। ठीक है, ये कैसा शब्द है, फ्रेंच है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंच शब्द में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, फ्रेंच शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कूपन के साथ साथ याद रखेंगे आपका मेयर। ठीक है, मेयर शब्द भी क्या है आपका, मेयर शब्द भी आपका फ्रेंच शब्द है। ठीक है, फ्रेंच है। साथ ही साथ इसके जो है मेयर के साथ साथ याद रखेंगे बोतल कैसा शब्द है, पूछ लिया जाएगा। बोतल, ये भी फ्रेंच है। ठीक है, बोतल, बोतल के साथ साथ मसाज कहते हैं ना, मसाज, मसाज भी आपका कैसा शब्द है, फ्रेंच है। ठीक है, और इसके साथ साथ अलमारी होती है ना, अलमारी, अलमारी को भी आपको पूछ लिया जाएगा कि अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, अलमारी। सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा भी जो है आपका फ्रेंच है। ठीक है, सोफ़ा, सोफ़ा के साथ साथ याद रखेंगे कनस्तर कहते हैं ना, कनस्तर, कनस्तर भी आपका क्या है, ये भी आपका कैसा शब्द है, फ्रेंच है। ठीक, कारतूस हो गया। ठीक है, कारतूस पूछा जा सकता है, कारतूस कैसा शब्द है, कारतूस भी आपका जो है फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ है। चलिए आंसर कीजिए, पूर्वी शैली, उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों,
देवनागरी लिपि का विकास आप जानती हैं ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है पूछा है। ठीक है, यहाँ पर शैली पूछी है, तो पूर्वी शैली, उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आंसर कमेंट करें। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर अभी तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको दोस्तों आप स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी शैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्यानूंगा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। ये किसकी पंक्तियां हैं, नामदेव, कबीर, मलूक या फिर तुलसीदास। पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्यानूंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों। देखिए पाती तोड़ी यानी कि पाती तोड़ी ना का मतलब होता है यानी कि मैंने पूजा के लिए पत्ते या फूल नहीं तोड़े। ठीक है, पाहन पूजी, पाहन पूजी यानी कि नहीं मैंने जो है पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्ति की पूजा की। ठीक है, और देवल देव न ध्यानूंगा यानी कि नहीं मैं जो है देवल यानी कि मंदिर में जाकर किसी मूर्ति रूपी देव का ध्यान करूंगा। तो दोस्तों ये कथन जो है आपको बताना है किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या हो जाएगा, नामदेव हो जाएगा। ठीक है, नामदेव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्यानूंगा। ठीक, तो यहाँ पर पाती तोड़ी ना का मतलब हुआ मैंने पूजा के लिए पत्ते या फूल नहीं तोड़े। पाहन पूजी यानी कि ना ही मैंने पाहन पूजा यानी कि ना ही मैंने पत्थर की मूर्ति को पूजा। ठीक है, देवल देव न ध्यानूंगा यानी कि ना ही मैंने जो है देवल यानी कि मंदिर में जाकर किसी मूर्ति रूपी देव का ध्यान करूंगा। ठीक है, ना ही मूर्ति रूपी देव का ध्यान करूंगा। ये दोस्तों नामदेव का है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये पंक्ति क्या बताती है, ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति बताती है कि दोस्तों कि सच्चा ईश्वर जो है मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि मनुष्य के जो है भीतर वास करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर करेंगे दोस्तों, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है दीनदयाल गिरी की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन देखिए, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, छत्र प्रकाश या फिर विश्वनाथ नवरत्न। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्र प्रकाश। ठीक है, ये छत्र प्रकाश जो है ये दोस्तों किसकी रचना नहीं है, दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। ध्यान रखेंगे, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं किसकी हैं, दीनदयाल गिरी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है दोस्तों, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। आपको बताना है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। अलंकार विवेचन, काव्य भेद, सर्वांग विवेचन या फिर काव्य छंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 12 का, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो यहाँ पर 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा सर्वांग विवेचन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने बताना है दोस्तों, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से जो है गारी गीत गवाया था। चलिए ये आंसर मैंने शायद, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले करवाया था। तो आपको बताना है राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने जो है मिथिला की स्त्रियों से जो है गारी गीत गवाया था। ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास या फिर प्राणचंद चौहान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवदास। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, केशवदास। केशवदास दोस्तों इनने जो है मिथिला की स्त्रियों से जो है गारी गीत गवाया था।
राम और सीता के विवाह के अवसर पर। ठीक, केशवदास दोस्तों आप जानती हैं ये रीति काल की कवि हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं केशवदास की। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सारी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में मैं दोस्तों आपको सारी रचनाएं और सारी चीज़ें बताता हूँ, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों रतन बावनी। ठीक है, रतन बावनी आपको पूछ लिया जाएगा, रतन बावनी जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, रतन बावनी हो गया। साथ ही साथ और कौन सी रचना है इनकी, इनकी रचना है दोस्तों रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक, एक मिनट। ठीक है, तो केशवदास की कौन कौन सी रचना है, पहली बताया मैंने आपको, कौन सी रचना बताया, पहली रचना इनकी रतन बावनी। ठीक है, रतन बावनी के पास याद रखेंगे, और कौन सी रचना है इनकी, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक, रसिक प्रिया जो है आपको पूछा जा सकता है किसकी रचना है रसिक प्रिया, तो ये दोस्तों केशवदास की है। ठीक है, रसिक प्रिया और कवि, और क्या याद रखेंगे, कवि प्रिया। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया किसकी रचनाएं हैं, केशवदास की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रामचंद्रिका हो गया। ठीक है, ये तो आप जानते हैं रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, ये भी केशवदास की है रामचंद्रिका। ठीक है, और इनकी रचना है दोस्तों छंदमाला। ठीक है, छंदमाला किसकी रचना है, इन्हीं की है। ठीक है, केशवदास की। छंदमाला के साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों विज्ञान गीता, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, विज्ञान गीता ये कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। विज्ञान गीता पूछा जाएगा आपको किसकी रचना है। ठीक है, विज्ञान गीता भी जो है केशवदास की रचना है। ठीक है, विज्ञान गीता हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है वीर सिंह देव चरित भी इनकी रचना है दोस्तों, वीर सिंह देव। ठीक है, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देवचरित। ठीक है, वीर सिंह देवचरित जो है ये भी किसकी रचना है, तो ये भी जो केशवदास की रचना है। ठीक है, केशवदास की सारी रचनाएं याद रखनी, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला। ठीक है, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका भी इनकी रचना है। ठीक है, नोट कर लेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका। तो सारी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास की हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आंसर करना है दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो इनमें से एक रचना जो है घनानंद की नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे आपका देखिए वियोग बेली, प्रकीर्णक छंद, इश्कनामा या फिर इश्कलता। चलिए आंसर कीजिए, घनानंद ये भी जो है रीति काल के कवि हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा घनानंद के बारे में। तो घनानंद को दोस्तों आपको याद रखना है, इनको जो है रीति काल के प्रेम के पीर कहा जाता है। इनको घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर। प्रेम की पीर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको कि किसको जो है प्रेम की पीर कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इनकी कौन सी यहाँ पर रचना नहीं है। देखिए 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए कौन सा हो जाएगा 14 का राइट आंसर। यहाँ पर देखिए दोस्तों वियोग बेली जो है ये घनानंद की रचना है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, प्रकीर्णक छंद भी इनकी रचना है। ठीक है, घनानंद की। और यहाँ पर जो है इश्कनामा, तो इश्कनामा दोस्तों ये जो है ये रचना नहीं है घनानंद की। ठीक है, इश्कनामा नहीं है, इश्कलता है। ठीक है, इश्कनामा जो है किसकी रचना है, इश्कनामा, इश्कनामा है दोस्तों ये रचना है कवि, किसकी रचना है, कवि बोधा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, कवि बोधा की रचना है दोस्तों इश्कनामा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही जो है घनानंद की नहीं है, बाकी जो है तीनों जो है घनानंद की रचनाएं हैं, इश्कलता, प्रकीर्णक छंद और वियोग बेली। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है घनानंद की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है, कवि बोधा का है। ठीक, देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तीन आपको दी हैं, वियोग बेली, प्रकीर्णक छंद और आपका इश्कलता। इसके अलावा कौन कौन सी रचना है घनानंद की, सुजान सागर है इनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुजान सागर,
पूछ लिया जाएगा आपको सुजान सागर किसकी रचना है। ठीक है, तो सुजान सागर रचना जो है ये दोस्तों घनानंद की है। ठीक है, सुजान सागर हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है सुजान हित। ठीक है, सुजान सागर, सुजान हित, सुजान से याद रखेंगे। ठीक है, सुजान हित ये भी घनानंद की है। ठीक है, साथ ही साथ और कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे इश्क लता ऊपर दिया है आपका। ठीक है, ये भी जो है किसकी रचना है, आपका घनानंद की रचना है इश्क लता। और एक इनकी रचना है दोस्तों प्रेम पत्रिका। ठीक है, प्रेम, प्रेम पत्रिका जो है किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो प्रेम पत्रिका भी जो रचना है दोस्तों किसकी है, ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे इनकी एक रचना है दोस्तों कृपा कांड। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कृपा कांड जो है किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखना है, सुजान सागर, सुजान हित, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, कृपा कांड। ठीक है, विरह लीला जिनकी जिसको हम वियोग बेली भी कहते हैं। ठीक है, और ये रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है घनानंद की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। चलिए आप बताइए 15 में क्या बताना है। यहाँ पर दोस्तों उपन्यास दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि अमृतलाल नागर के कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, भूले बिसरे चित्र। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी करते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, कौन सा उपन्यास जो है यहाँ पर अमृतलाल नागर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए पहला आंसर देखिए, ऑप्शन सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर दोस्तों ये अमृतलाल नागर का है। ठीक है, और साथ ही साथ मानस का हंस भी जो है अमृतलाल नागर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है आपका बूंद और समुद्र, ये भी जो है अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अमृतलाल नागर की रचना नहीं है दोस्तों ये, भूले बिसरे चित्त। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अमृतलाल नागर से दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा, इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, कि इनके उपन्यास पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनकी कहानी संग्रह जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अमृतलाल नागर से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं दोस्तों, अमृतलाल नागर की, ध्यान रखेंगे। सुहाग के नूपुर, मानस के हंस और बूंद और समुद्र, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, अमृतलाल नागर की हैं। इसके अलावा जो है अगर अन्य रचनाओं की बात करें इनकी, तो आपको ध्यान रखना है अमृत और विष, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमृत और विष। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमृत और विष जो है दोस्तों, ये इनका जो है उपन्यास है। ठीक है, किसका उपन्यास है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है अमृत और विष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ सुहाग के नूपुर हो गया, मानस के हंस हो गया, बूंद और समुद्र हो गया। ठीक है, ये सब क्या है इनके, क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और एक और इनका उपन्यास है दोस्तों, क्या है, शतरंज की मोहरे। ठीक है, शतरंज के मोहरे आपको पूछा जा सकता है, शतरंज के मोहरे जो है किसका उपन्यास है। ठीक है, शतरंज के मोहरे जो है उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको जो है दोस्तों अमृत और विष उपन्यास के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अमृतलाल नागर को पूछ लिया जाएगा आपको कि अमृतलाल नागर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था और किसके लिए मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे अमृतलाल नागर को जो है दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड, इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसके लिए मिला, अमृत और विष के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये मिला दोस्तों 1966। ठीक है, 1966 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है अमृतलाल नागर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष के लिए मिला 1966 में। ठीक है, 1966 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला, अमृत और विष के लिए।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर के जो है जो कहानी संग्रह है उसमें आपको याद रखना है। वाटिका इनकी जो है दोस्तों एक जो है क्या है, कहानी संग्रह है वाटिका। वाटिका के साथ साथ याद रखेंगे एटम बम। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि एटम बम जो है ये किसका कहानी संग्रह है। ठीक है, तो कहानी संग्रह किसका है, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों गदर के फूल, ठीक है, गदर के फूल जो है ये भी दोस्तों क्या है, इनका कहानी संग्रह है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं, इनके उपन्यास याद रखने स्पेशली। ठीक है, अमृतलाल नागर के। ठीक है, जैसे बूंद और समुद्र हो गया, अमृत और विष हो गया, मानस का हंस हो गया, ठीक है, सुहाग के नुपुर हो गया, शतरंज के मोहरे हो गया। ठीक है, और महाकाल भी इनकी, तो महाकाल भी इनका एक उपन्यास है दोस्तों, ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, ये इनके तीनों जो है क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, एक इनका उपन्यास छूट गया था, ध्यान रखेंगे, महाकाल। महाकाल जो है इनका एक क्या है, उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमृतलाल नागर का। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है सरीखे कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको लेखिका बतानी है। ठीक है, जिनके जो है उपन्यास आपको दिए गए हैं, ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है। ठीक है, दोनों क्या है, उपन्यास हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है उपन्यास, ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है। ये दोनों उपन्यास दोस्तों किसने लिखे हैं, लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रभा खेतान, चंद्रकांता, कृष्णा शुभती या फिर नासिरा शर्मा। ये दोनों उपन्यास जो हैं दोस्तों ये कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, दोनों उपन्यास। और किस लेखिका ने दोस्तों इन उपन्यासों की रचना की है, ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकांता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। श्रीमती चंद्रकांता दोस्तों ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, चंद्रकांता। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं, आपको ध्यान रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। जैसे आपका ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं इसके अलावा, अपने अपने कोणार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, अपने अपने कोणार्क। ठीक है, अपने अपने कोणार्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपने अपने कोणार्क जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि अपने अपने कोणार्क जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, चंद्रकांता की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर और कौन सी रचना है इनकी, कथा सतीसर इनकी एक रचना है दोस्तों, कथा सतीसर। ठीक है, कथा सतीसर जो है ये किसकी रचना है, अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये रचना है श्रीमती चंद्रकांता का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सलाखों के पीछे इनकी भी रचना है दोस्तों, सलाखों के पीछे, इसको भी ध्यान रखेंगे, सलाखों के पीछे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा सलाखों के पीछे जो है ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे ये किसकी रचना है, श्रीमती चंद्रकांता की। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको ध्यान रखते हैं। सूरज उगने तक भी इनकी एक रचना है, देखो। ठीक है, कौन सी है, सूरज उगने तक। सूरज उगने तक जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी जो है श्रीमती चंद्रकांता की रचना है दोस्तों। ठीक है, सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है निम्न में से असंगत युग्म चुने, यानी कि यहाँ पर आपको एक असंगत युग्म चुनना है, यानी कि गलत युग्म यहाँ पर आपने चुनना है। ऑप्शन देखिए, पहला बैगन का पौधा उपेंद्रनाथ अस्क का है, कोठरी की बात अज्ञे की है, मैं नारी हूँ मैत्री पुष्पा या फिर धर्मयुद्ध यशपाल। यहाँ पर दे हैं दोस्तों रचनाएं और उनके रचनाकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर असंगत है, यानी कि कौन सा यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर बैगन का पौधा उपेंद्रनाथ अस्क का है, ये ठीक है दोस्तों, ये राइट है। ठीक है, असंगत चुनना है आपने। ठीक है, कोठरी की बात, ये मैंने बताया था आपको, कोठरी की बात ये अज्ञे का है। ठीक, उसके बाद देखिए मैं नारी हूँ मैत्री पुष्पा, ये दोस्तों गलत है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी आपका धर्मयुद्ध जो है ये यशपाल का है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका असंगत युग्म है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्लियर है। मैं नारी हूँ करके रचना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मैं नारी हूँ जो रचना है दोस्तों, ये रचना किसकी है पूछा जाता है, ठीक है। ये रचना दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो लोगों का नाम ध्यान रखना है जिनकी रचनाएं हैं दोस्तों इस नाम से, मैं नारी हूँ। एक तो नाम याद रखना है, सुरेश कुमार शुक्ल, सुरेश कुमार शुक्ल की रचना है दोस्तों एक, मैं नारी हूँ। और एक नाम याद रखना है वैभव गुप्ता, वैभव गुप्ता की भी रचना है दोस्तों, मैं नारी हूँ, वैभव गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यही आपका जो है असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है दोस्तों, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। जय वर्धमान ये नाटक है दोस्तों एक, किसका है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है। कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाटक है दोस्तों ये जय वर्धमान, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। रामकुमार वर्मा की बात करें दोस्तों तो इनका जीवन काल आपको याद रखना है 1905 से 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1990 में यानी कि 1990 में इनका निधन हुआ था डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, ठीक है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, रामकुमार वर्मा को दोस्तों हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है इनको, हिंदी एकांकी का जनक, ठीक है। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ठीक है। इनके एकांकी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आपका रेशमी टाई बताया था मैंने आपको, रेशमी टाई हो गया, आपका रूप रंग हो गया, दीपदान पढ़ा होगा आपने, दीपदान एकांकी भी इन्हीं का है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सप्त किरण नाम से भी इनकी एक एकांकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हिंदी एकांकी का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ठीक है। इनकी जो है दोस्तों प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको जो है एकांकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी एकांकी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी इनकी एकांकी हैं, ठीक है। जैसे आपका इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपका साहित्यिक समालोचना, साहित्यिक समालोचना सॉरी साहित्य समालोचना, समालोचना, साहित्य समालोचना, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, बादल की मृत्यु पूछा जाएगा आपको, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, ठीक है। बादल की मृत्यु जो है ये किसकी रचना है पूछा जाएगा, तो यह है रामकुमार वर्मा की रचना है। साथ ही साथ दोस्तों कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, कबीर का, ठीक है, कबीर का रहस्यवाद, ठीक है। कबीर का रहस्यवाद किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा, कबीर का रहस्यवाद, तो दोस्तों ये रचना भी किसकी है, रामकुमार वर्मा की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पृथ्वीराज की आंखें, इनका इंपॉर्टेंट जो है कहानी संग्रह सॉरी एकांकी संग्रह है, क्या है, पृथ्वीराज की आंखें, ध्यान रखने सारे, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें जो है ये क्या है दोस्तों, पहले तो आपको ध्यान रखना है ये इनका एकांकी संग्रह है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज की आंखें दोस्तों किसकी रचना है, ये है दोस्तों किसकी रचना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, ठीक है। तो इस सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया रेशमी टाई वगैरह वो भी आपको नोट रखनी, ठीक है। तो वो भी ऐड कर लो इसमें, ठीक। देखिए और कौन कौन से इनकी एकांकी हैं वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रेशमी टाई पूछ लिया जाएगा आपको, रेशमी टाई जो है ये किसका है, रेशमी टाई किसकी रचना है दोस्तों, ये जो है दोस्तों एकांकी है किसका है, रामकुमार वर्मा का, ठीक है। रेशमी टाई के साथ साथ रूप रंग याद रखेंगे, रूप रंग ये भी एकांकी है इन्हीं का है, ठीक है। रूप रंग हो गया और रिमझिम हो गया, ठीक है, रिमझिम, ठीक है, रिमझिम भी इन्हीं का है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आपने याद रखना है, दीपदान, तो आप जानती हैं, ठीक है। दीपदान जो है ये किसका एकांकी है, तो ये भी दोस्तों किसका एकांकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का,
ठीक है। और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे सप्त किरण, ठीक है। सप्त किरण भी जो है ये भी एकांकी है दोस्तों, किसका है, राम कुमार वर्मा का, ठीक है। तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा की जो है दोस्तों ये सारी जो है रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साहित्य समालोचना, बादल की मृत्यु, कबीर का रहस्यवाद, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रूप रंग, रिमझिम, दीपदान, सप्त किरण, साथ ही साथ याद रखेंगे चित्ररेखा भी इनका है एक और, ठीक है। चित्ररेखा, चित्ररेखा किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। चित्ररेखा भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ही रचना है, ठीक है। चलिए सारे फैक्ट याद रखने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है दोस्तों, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, यह कथन किसका है। आपको बताना है कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, तो ये दोस्तों किसका कथन है आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है दोस्तों किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आप जानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में, इनको जो है दोस्तों ये सुप्रसिद्ध काव्य आलोचक रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी इनकी जो है रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर आपको रचनाएं पूछी जाएं तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। शरद के नारी पात्र, ठीक, पहला याद रखेंगे शरद के नारी पात्र आपको पूछ लिया जाएगा। शरद के नारी पात्र किसकी रचना है, तो दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हिंदी नवलेखन, ठीक है, हिंदी नवलेखन, ठीक है। हिंदी नवलेखन जो है रचना किसकी है, तो ये रचना भी दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, ठीक है। आगरा जिले की बोली, ये मैंने आपको पहले बताया था, आगरा जिले की बोली ये किसकी रचना है, ठीक है। बोली किसकी रचना है, ये भी जो है किसकी रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी रचना जो है कौन कौन सी है, इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी, ये प्रमुख रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैसे सारी प्रमुख है दोस्तों, कोई भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है इनको क्या मिला था, कुछ सम्मान मिला था इसके लिए, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य और ये मैंने पहले भी बताया था आपको, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। संवेदना का विकास, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, संवेदना का विकास, ठीक है, संवेदना का विकास। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये रचना किसकी है आपको पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये रचना है दोस्तों किसकी, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, ठीक है। इसी के लिए दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी को क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था दोस्तों। इसके लिए क्या मिला था इनको, व्यास सम्मान, तो पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट जो है ध्यान में रखना है। व्यास सम्मान जो है इनको दिया गया था दोस्तों, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए, ठीक है। कब दिया गया था व्यास सम्मान अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1996 में इनको जो है व्यास सम्मान मिला दोस्तों। किसके लिए मिला, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी बताई मैंने। शरद के नारी पात्र हिंदी नवलेखन हो गया, आगरा जिले की बोली हो गया, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो गया, कामायनी का जो है दोस्तों पुनर्मूल्यांकन भी इन्होंने किया था, ये रचना भी इन्हीं की है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। तो सारे नोट रखने हैं। इन्होंने दोस्तों कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहला याद रखेंगे नए पत्ते, ठीक है। नए पत्ते जो है आपको पूछ लिया जाएगा, नए पत्ते जो है ये इस पत्रिका का संपादन किसने किया है, नए पत्ते पत्रिका का, ठीक है। उसके साथ साथ एक पत्रिका और याद रखनी है रामस्वरूप चतुर्वेदी से आपको, क ख गौ पत्रिका, ठीक है। ये बताया था मैंने शायद आपको, क ख और गौ पत्रिका का संपादन किसने किया, ठीक है।
तो पत्रिकाएं हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, पत्रिकाएं। तो ध्यान में रखना है, जो पत्रिकाएं हैं दोस्तों, नए पत्ते जो पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और क ख ग जो पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। 2 पत्रिकाएं ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर करना है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान या फिर विजयदेव नारायण शाही। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन से नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए रामविलास शर्मा जो है ये मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, ठीक है, ये सही है, ये तो आपके मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, ठीक है, नहीं है बताना है, ठीक है। नामवर सिंह भी आपके जो है मार्क्सवादी आलोचक थे, ठीक। शिवदान सिंह चौहान भी आपके क्या थे? मार्क्सवादी आलोचक थे। ये तीनों आलोचक रहे हैं दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचक। यहाँ पर विजयदेव नारायण शाही जो है ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मार्क्सवादी जो आलोचक हैं कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखने हैं इनके नाम, ठीक है। कौन कौन से जो है मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, जिसमें आपका नाम रामविलास शर्मा का याद रखेंगे, नामवर सिंह का याद रखेंगे और शिवदान सिंह चौहान का नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध को याद रखेंगे। मुक्तिबोध भी जो है आपके क्या है? मार्क्सवादी जो है आलोचक है मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध के साथ साथ याद रखेंगे आपका शिव कुमार मिश्र, ठीक है, शिव कुमार मिश्र का नाम याद रखेंगे, शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार मिश्र, ठीक है। शिव कुमार मिश्र भी जो है दोस्तों ये भी मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, ठीक है। और एक आपको नाम याद रखना है रागे राघव का, ठीक है, रागे राघव, ठीक है। रागे राघव भी दोस्तों ये भी मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कौन कौन से जो है मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, ठीक है। नाम याद रखना है डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, मुक्तिबोध, शिव कुमार मिश्र, रागे राघव, नामवर सिंह, ठीक है। तो सारे आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो आप ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आगे भी जो है प्रैक्टिस सेट आपकी कंटिन्यू जो है जारी रख रहे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जो है कंटिन्यू जो है चीज़ें चलेंगी आपकी। और साथ ही साथ जो आपके जो हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट से किए हैं, ठीक है, उनको आप पहले से ज़रूर देखें, ठीक है, बीच से मत देखें, क्योंकि हम स्टार्टिंग से उसको देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितने क्वेश्चन अभी तक जो है बता दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।